भाभी, भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन क्या करें, किस्मत पर आखिर किसका जोर चलता है। भैया के चले जाने का दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन हम समझते हैं आपके दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच मत करिएगा। विमला को अपनी जरा भी सुध नहीं थी। वो बस लगातार रोती ही जा रही थी। और इससे पहले कि विमला अपनी ननद की बात का कोई जवाब देती, उसका बड़ा बेटा आर्यन वहां आ जाता है। क्यों बुआ, माँ को अगर कोई समस्या होगी तो वो आपको क्यों बताएगी? माँ के लिए अभी उनके बेटे हैं। पिताजी के जाने का मतलब यह नहीं कि हमारी माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम दोनों माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। अरे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बेटा, मैं तो बस तुम्हारी माँ का दुख बांटने के लिए कह रही थी। मुझे पता है तुम दोनों के होते हुए भाभी को कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। भगवान तुम्हारे परिवार की एकता को ऐसे ही बनाए रखे। हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं बुआ, लेकिन आपको माँ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भैया और मैं, हम दोनों हैं। हम लोग परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह उठा सकते हैं। बेटों की बात सुनकर विमला के मन को बड़ा सुकून पहुंचता है। वो मन ही मन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है। भगवान, पिछले जन्म में ज़रूर मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो मुझे आर्यन और करण जैसे समझदार बच्चे मिले हैं। इनको ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहना, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए भगवान। विमला के पति सेठ दीनानाथ की गिनती शहर के रईस लोगों में होती थी। उनके दो बेटे आर्यन और करण उनके साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाते थे। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और घर वालों के लाख कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाते। पति के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद विमला बिल्कुल अकेली हो जाती है। कहाँ तो विमला के हाथ में ही तिजोरी की चाबियां रहती थी। दीनानाथ जी ने रुपए पैसे की मालकिन पत्नी को ही बना रखा था, लेकिन पति के जाने के बाद वो बस घर में एक कीमती सामान की तरह हो गई थी, जिसे हिफाजत से एक कमरे में सजा दिया गया हो। ऐसा नहीं था कि बेटे आर्यन और करण उसका ख्याल नहीं रख रहे थे। दोनों ही अपनी तरफ से माँ का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी विमला को ऐसा महसूस होता जैसे उसके दोनों हाथ बिल्कुल खाली हो गए हों। विमला की दोनों बहुएं भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। उसकी हर एक छोटी से छोटी जरूरत उसके बिना कहे ही पूरी हो जाती थी। कुछ दिन बाद विमला की दोनों बहुएं उसके कमरे में आती है। क्या बात है माँ जी, आप बड़ी गुमसुम सी रहती हैं और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। क्यों, हमारी किसी बात से नाराज़ हैं क्या? हम लोग आपका ख्याल अच्छे से नहीं रखते हैं क्या माँ जी? देखिए, अगर आपके मन में कोई भी बात है ना तो आप खुलकर हमसे कहिए। इस तरह से आपका चुप हो जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग ऐसी बात कभी भी अपने मन में मत लाना। तुम लोग जितना ख्याल तो कोई किसी का नहीं रखता होगा। अरे बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे आर्यन और करण जैसे बेटे और तुम दोनों जैसी लाखों में एक बहुएं मिली है। तो फिर क्या बात है माँ जी, कुछ तो है जो आपके मन को कचोट रहा है। कब तक आप यूं ही कमरे में बैठी रहेंगी? मैं तो कहती हूँ, अगर आप घर में बोर हो जाती हैं तो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी फिर से शुरू कर दीजिए। बाहर निकलिए, आसपास की आपकी हम उम्र बहुत सी औरतें हैं, उनके साथ मिलिए, जुलिए, संपर्क बढ़ाइए और खुलकर अपने जीवन का आनंद लीजिए। बहुओं के बार बार कहने से विमला फिर से अपनी सहेलियों के घर आना जाना शुरू कर देती है और किटी भी ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन बाद, अरे अनवी बहू, कल ना मुझे सुशीला के यहाँ किटी में जाना था, तो तू ऐसा कर, मुझे 5,000 दे दे। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तो मेरे हाथ जैसे बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे खाली हाथ कहीं पर आना जाना मुझे खास अच्छा नहीं लगता। माँ जी, पैसे कैश में तो मेरे पास नहीं रहते। मैं आर्यन से बोल देती हूँ, वो शाम को आते समय पैसे लेते आएंगे। ठीक है बहू, आर्यन को याद से बोल देना हाँ कि पैसा लेकर आए, भूले नहीं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अनवी अपने पति आर्यन को फ़ोन करती है। आर्यन, आप जब शाम को घर आएंगे तो 5,000 कैश लेते आइएगा। माँ जी को अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है। वो सुबह से कई बार मुझे याद दिला चुकी हैं। अरे क्या हो गया? अचानक से माँ को कैश का क्या काम पड़ गया? कोई सामान लाना हो तो बोलो, मैं ही ले आता हूँ। माँ कहाँ अकेले बाजार में जाकर परेशान होती रहेगी। अरे नहीं नहीं, वो माँ जी को कल सुशीला आंटी के यहाँ किटी पार्टी में जाना है, तो उसी के लिए उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। अब मेरे पास नहीं थे तो मैंने बोल दिया कि मैं आपसे कहकर कैश निकलवा लूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। वैसे आजकल इतना कैश कौन रखता है? बस कार्ड होता है तो उसी से सब काम चल जाते हैं।
पता नहीं माँ को कैश की क्या ज़रूरत आन पड़ी। इतना कहकर आर्यन फ़ोन रख देता है। शाम को आर्यन के घर आने के बाद, आर्यन बेटा, वो तुझे बहू ने फ़ोन किया होगा ना पैसे के लिए, लाया ना पैसे? माँ पैसा तो मैं लाया था, लेकिन सुशीला आंटी मुझे नीचे ही मिल गई थी। मैंने उनसे किटी के पेमेंट के बारे में बात करी तो कहने लगी 5,000 नहीं, पार्टी में तो बस 1,000 का खर्चा है। तो मैंने 1,000 उनको दे दिए। अब आपको किटी में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बेटे की बात सुनकर विमला का चेहरा एकदम से उतर जाता है। अरे बेटा, मेरी किटी का लेन देन तो मैं खुद देख लेती ना, तुम्हें तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी पढ़ी लिखी है तुम्हारी माँ कि 4 पैसों का हिसाब कर सकती है। मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम बस मुझे पैसे ला कर देते। सुशीला बहन जी को जाकर पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं सुशीला बहन जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे मांगे। बाहू, मैंने तुम्हें बताया तो था कि 5,000 मुझे पूरी किटी के लिए नहीं चाहिए, मैं अपने पॉकेट में रखने के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। खैर छोड़ो, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। विमला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि माँ कुछ ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है? अरे छोटी सी तो बात थी, पता नहीं क्या हो जाता है माँ को कभी कभी। ठीक कह रहे हो आर्यन, तुम छोटी सी बात पर पता नहीं मम्मी जी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, और हम उनके कोई दुश्मन तो है नहीं। तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में मम्मी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। पापा के जाने के बाद माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम जाओ अपना काम करो। कुछ दिन तक विमला नाराज रहती है, लेकिन एक ही घर में रहकर आखिर कितने दिन नाराज रहती। 2-3 दिन में ही वो पुरानी बातों को भूलकर फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन बाद, करण बेटा, 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। तुम्हारी बहन नैना घर आएगी तो उसको देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे देना बेटा, मैं अपने हिसाब से उसका लेन देन देख लूंगी। माँ, अब क्यों परेशान होती हो? अगर नैना घर आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसे कुछ देंगे नहीं। आखिर हमारी बहन हमें राखी बांधने आएगी। आप फिक्र मत करो, नैना के लिए तो कपड़े, कैश सब लाकर रख दिया है मैंने। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे उसके लिए। अरे वो मैं समझती हूँ बेटा कि तुम अपनी बहन के प्रति अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हटोगे, बढ़ चढ़ कर ही करते आए हो, और वैसे ही इस बार भी राखी बंधवाओगे। लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बेटा, आखिर वो मेरी बेटी है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो मेरी भी है कि मैं भी अपने हाथ से कुछ ला कर दे सकूँ उसे। अब तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बेटी को खाली हाथ विदा करूँ, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कुछ देर बाद, सुनो, ऐसा करो, आज बाजार चली जाना। इतनी गर्मी में माँ कहाँ बाजार जाकर परेशान होती रहेगी। तुम बाजार जाओ और माँ की तरफ से नैना के लिए कुछ तोहफे, कपड़े वगैरह लेकर आओ। और सुनो, कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा सामान लेकर आना, ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि चंद रुपए बचाने के लिए हमने उनकी बेटी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं नैना के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। पति के कहे अनुसार सुरभि बाजार जाती है और अपनी ननद नैना, उसके दोनों बच्चे और पति के लिए कुछ तोहफे, कपड़े वगैरह लेकर घर आती है। शाम के समय, ये देखो माँ, आपको नैना की चिंता थी ना, लीजिए, हमने आपकी सारी चिंता दूर कर दी। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, कैसी चिंता? माँ जी, आप कह रही थी ना कि नैना आएगी तो आप उसको अपने हाथ से कुछ देना चाहती हैं, तो ये लीजिए, मैं आज बाजार गई थी तो नैना और उसके पूरे परिवार के लिए ढेर सारे तोहफे, कपड़े वगैरह खरीद कर लाई हूँ। और ये सब ना आप अपने हाथ से देना नैना को, उसे अच्छा लगेगा। बाकी रक्षाबंधन के लिए हम लोग तो अपनी तरफ से देने के लिए तोहफे लेकर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी तरफ से देने हैं। बेटे और बहू की बात सुनकर विमला एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो सारे तोहफे ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है और वापस अपने कमरे में जाकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर गुमसुम सी हो जाती है। अगले कुछ दिन विमला काफ़ी बेचैनी में बिताती है। वो कई बार घुमा फिरा के दोनों बेटों से पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही बेटे माँ के हाथ में पैसे रखने की बजाय उसकी ज़रूरत का सामान लाकर उसके हाथ में रख देते। विमला अपने मन की बात ना तो किसी से कह पा रही थी, ना ही अपने मन की घुटन के साथ जी पा रही थी। कई रातें जाग कर बिताने के बाद अंत में वो एक मुश्किल फैसला लेती है। बस बहुत हो गया, लगता है उनके जाने के बाद अब इस घर के रुपए पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। करण और आर्यन ने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि मेरे पति की कमाई हुई दौलत में से ही चंद रुपए मेरे हाथ पर रखने में इन दोनों को ऐसी क्या समस्या आती है। जब भी मैं पैसे मांगती हूँ,
कीमती चीज़ों का ढेर मेरे सामने लाकर लगा देते हैं। छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि हर किसी की अपनी कुछ ज़रूरत हो सकती है। हर बात बोलकर बताई जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। आर्यन के पापा के रहते लाखों रुपए मेरे हाथ में होते थे, और जब से वो गए हैं जैसे पाई पाई के लिए बस बेटों का मुंह देखना पड़ता है। घंटों तक विमला अपने मन की जद्दोजहद में लगी रहती है और फिर रात को सबके सोने के बाद वो दबे पांव ऊपर लॉकर रूम की तरफ चल देती है। लॉकर रूम के अंदर जाने के बाद वो अपने साथ छुपाकर लाई हुई चाबी से धीरे से लॉकर खोलती है और अंदर रखी हुई नोटों की एक गड्डी अपने हाथों में लेकर लॉकर वापस बंद करने लगती है। जैसे ही वो लॉकर बंद करके पीछे घूमती है तो देखती है कि पीछे दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े हुए हैं और आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। विमला के ऊपर जैसे घड़ों पानी गिर गया था। अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाना उसके लिए डूब मरने के बराबर था। फिर भी खुद को संभालते हुए विमला मजबूती से दोनों बेटों के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रही है माँ आप? आपसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। अरे अपने ही घर में चोरी कर रही हैं, और ऐसी कौन सी कमी है आपको कि आज आपको चोरी करने की नौबत आन पड़ी? बताइए, ऐसी कौन सी जरूरत अधूरी है आपकी? एक बार कहकर तो देखती माँ, हम आपके कदमों में सब लाकर रख देते। मैंने तो कहने की बहुत कोशिश की थी बेटा, लेकिन तुम दोनों सुनना ही नहीं चाहते थे। अब क्या मैं तुम दोनों के सामने हाथ पसार कर खड़ी हो जाऊंगी? तभी तुम्हें समझ में आएगा कि माँ को पैसों की जरूरत है। अरे इतना भरोसा तो अपनी माँ के ऊपर होना चाहिए था ना, कि मेरे मांगने पर कुछ पैसे मेरे हाथ में रख देते तो मैं उनकी फिजूल खर्ची ना करती। बताओ, ये घर, पैसा, बंगला सब मैंने और तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें दिया है ना। ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची कर दी हमने आज तक, जो आज तुम्हें माँ के हाथ में पैसे रखने में इतना डर लग रहा है? माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो आपकी सुविधा के लिए ये सब कर रहे थे। हमें हमेशा यही लगता रहा कि आपके हाथ में पैसे देंगे तो आप बाजार जाएंगी या इधर उधर भाग दौड़ करेंगी, बिना बात परेशान होंगी। आपको कष्ट ना करना पड़े इसलिए हम सारी चीजें लाकर आपके हाथ में रख देते थे। पापा का ड्राइवर हरिया याद है तुम दोनों को? हाँ माँ, मुझे याद है। हरिया काका वही ना जिनका पापा की गाड़ी से एक बार एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की जान बचाने में उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद तुम्हारे पापा ने उसकी पत्नी से वादा किया था कि उसके इकलौते बेटे सुरेश की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा वही उठाएंगे। वो चाहते थे कि ये बात तुम दोनों से हमेशा छिपी हुई रहे। जब तक वो जिंदा थे वो अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाते रहे, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। सुरेश की पढ़ाई लिखाई, हॉस्टल, तमाम तरह के खर्चों के लिए अब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं तो खुद तुम दोनों के ऊपर आश्रित होकर रह गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुरेश की मदद कैसे करूँ। इसीलिए मैंने कई बार बहाने से तुम लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की। मुझे तो यही लगता था कि शायद तुम माँ की परेशानी को समझोगे और मेरे एक दो बार मांगने पर खुद ब खुद हर महीने कुछ रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिया करोगे। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो जैसे मेरी कोई भी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अंत में मुझे अपने घर की तिजोरी से पैसे निकालने पड़े। और क्या कहा तुमने, चोरी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी दौलत मेरे पति की कमाई हुई है, और अपने पति के कमाए हुए पैसे लेना चोरी नहीं कहलाता। इन रुपयों पर मेरा तुम लोगों से ज्यादा अधिकार है। बस मैं चाहती थी कि उनके जाने के बाद तुम दोनों सब कुछ अच्छे से संभालो। इसीलिए रुपए, पैसे, धन दौलत सब तुम्हारे हाथों में छोड़कर मैं इन सब से थोड़ा दूर हो गई थी। लेकिन तुम दोनों की उदासीनता को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है मुझे इस तरह से ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें माफ़ कर दो माँ, लेकिन अगर सुरेश की पढ़ाई के लिए ही आपको पैसे चाहिए थे तो आप खुलकर भी तो हमसे मांग सकती थी ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, तुम्हारे पापा का मानना था कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं को भी पता ना लग पाए। सारी दुनिया को बताकर की गई हुई मदद नहीं होती। उन्हीं की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने आज तक किसी को इस बारे में नहीं बताया। और मुझे नहीं पता था कि सुरेश के नाम से पैसा मांगने पर तुम दोनों कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि तुम्हें सुरेश के ऊपर किया जाने वाला खर्चा फिजूल खर्ची लगता है और तुम मुझे रुपए देने से मना कर देते। मेरे मन में तमाम तरह की आशंकाएं थी, इसलिए मैं खुलकर कभी भी तुम दोनों से सुरेश का नाम लेकर पैसे नहीं मांग पाई। हम लोगों से गलती तो हुई है माँ जी, लेकिन मैंने सोच लिया है अब से लॉकर और घर की चाबी आप संभालेंगी। हमें जब ज़रूरत होगी आपसे पैसे मांग लेंगे।
सुरेश की पढ़ाई की चिंता छोड़ दो माँ, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। पापा का हर सपना मैं पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। जैसा कि आर्यन ने कहा था, वाकई उस दिन के बाद वो सुरेश की सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है और फिर कभी विमला को अपने घर से रुपए चोरी नहीं करने पड़ते। सीता देवी के पति को गुजरे हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। सीता देवी अभी भी अपने पति को भुला नहीं पाई है, लेकिन क्या करे, हर व्यक्ति को समय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए सीता देवी भी अपने गम को भुलाते हुए अपने बच्चों के साथ जीवन बिता रही थी। खैर, सीता देवी के पति के गुजर जाने के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। तो एक दिन जब सीता देवी बाजार से शॉपिंग करके घर लौटती है, बहू जरा पानी पिला दे तो। जी माँ जी, अभी लाई। रेखा अपनी सासू माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। वो देखती है कि उसकी सासू माँ तो बहुत सारी खरीदारी करके आई है। अच्छा बहू, ज़रा मेरे लिए ना 1 कप कड़क चाय बना दे। सुबह चाय पीना भूल गई थी तो अभी बहुत मन कर रहा है। जी माँ जी। रेखा किचन में जाती है और चाय चढ़ा देती है। चाय चढ़ाने के बाद वो सीधा अपने पति के पास जाती है और उससे चुगली करने लगती है। जी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? आप ना बस ऑफिस के काम में लगे रहते हो, कभी घर पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे आखिर हुआ क्या है? अरे तुम्हारी माँ देखो तो आज कितनी खरीदारी करके आई है। अच्छा, अरे अचानक से तुम्हारी माँ इतना खर्चा कर रही है और तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम सही कहती हो। अगर हमें माँ के पेंशन का पैसा मिलने लग जाए तो हम लोग भी मौज मस्ती कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी माँ को इस उम्र में पैसों की क्या ज़रूरत है? और नहीं तो क्या, वो देखो बेवजह बस पैसे उड़ाए जा रही है। अच्छा ज़रा जाओ और उनसे बात करो, देखो तो सही क्या क्या लेकर आई हैं। इसके बाद धीरज अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बेटा? माँ, तुम बाजार गई थी, क्या क्या लेकर आई हो बाजार से? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मौसी की बड़ी बेटी की गोद भराई है 5 दिन बाद। हम सभी को वहीं पर बुलाया है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान लेने गई थी। कपड़े भी, सामान भी? अरे सगी मौसी की बेटी है तेरी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेना पड़ेगा ना। अरे माँ, साफ साफ बताओ ना, आखिर तुमने लिया क्या है? बस वो चांदी की 2 पायल और एक सोने की अंगूठी। अच्छा, ज़रा दिखाइए तो। सीता देवी अपने बेटे और अपनी बहू को सारा सामान खोलकर दिखाती है। माँ, ये तो काफ़ी भारी भरकम है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ बेटा, तो क्या हो गया? अरे माँ, ये 2 पायल काफ़ी है, ये अंगूठी आपको देने की क्या ज़रूरत है? अरे चुप कर तू, अब ज़्यादा मत बोल। चल बहू, खाना खाने का टाइम हो गया है, अब सबको खाना लगा दे। और सीता देवी हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। देख रहे हो, कुछ करो नहीं तो मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। तुम ही हो ना मेरी बात जो नहीं सुनते हो। सही कहती हो रेखा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे माँ की सारी पेंशन खत्म हो जाएगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। वही तो, करो ना कुछ। तो इस तरह रेखा अपने पति धीरज को भड़काती रहती थी। एक दिन धीरज निराश होकर ऑफिस से घर लौटता है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, वो बॉस हमेशा मुझे सुनाता रहता है। अरे आज ज़रा सी गलती क्या हो गई, उसने तो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। 2 कौड़ी की नौकरी है और मुझे परेशान करके रखा है। चिंता मत करिए, आपके बॉस को तो भगवान उसके कर्मों की सज़ा देंगे। अरे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन सज़ा तो मुझे मिल रही है ना। अब ये रोज़ रोज़ का नाटक हो गया है, परेशान हो गया हूँ मैं यार। अरे आप फिक्र मत करिए, छोड़ दीजिए इस नौकरी को। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आपको इससे अच्छी और बेहतर नौकरी मिल जाएगी। हाँ। अरे रेखा, लेकिन दूसरी नौकरी मिलने तक समय लगता है ना, तब तक हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे आपकी माँ है ना, उनको इतनी पेंशन तो मिलती है, वो कब काम आएगी? हाँ, बिना बेवजह टेंशन ले रहा है। घर में पेंशन वाली माँ है और बेवजह टेंशन। अरे रेखा, ये बात तो तुमने सही कही, वो तो मेरी माँ है, और अगर एक माँ अपने बेटे की मदद नहीं करेगी तो किसकी करेगी? मैं इस महीने की सैलरी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद इस नौकरी को लात मार दूंगा। हाँ। अच्छा, अब ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद मटर पनीर बनाई है। अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो रेखा। शुक्रिया जनाब। इस तरह दोनों मियाँ बीवी के अंदर सीता देवी की पेंशन को लेकर लालच बढ़ता जाता है। खैर,
शाम होती है और दोनों मियाँ बीवी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर सीता देवी की पेंशन को किस तरीके से उनके नाम करवा दिया जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे सारा पेंशन इन्हें मिले। इसके कुछ दिन बाद, माँ, हाँ बेटा, माँ आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, इसे मुझे परसों ऑफिस जाकर जमा करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। अच्छा ला ला बेटा। धीरज अपनी माँ को एक पेपर देता है। हाँ हाँ माँ, यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए। ये ले। इसके 2 दिन बाद सीता देवी की पेंशन आने की डेट थी, लेकिन इस बार पेंशन उनके खाते में नहीं आई। अरे धीरज बेटा, इस बार मेरी पेंशन नहीं आई, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, चल जल्दी से बैंक चलते हैं। अरे माँ आप चिंता मत करो। अरे एक बात बताना तो आपको भूल ही गया था। क्या बेटा? वो माँ, दरअसल बात यह है कि जब मैं आपका कागज़ जमा करने के लिए वहाँ गया था तो मुझे पता चला कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और तभी वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे ये सलाह दी कि आपके अकाउंट की जगह मैं अपने अकाउंट की डिटेल दे दूँ। अच्छा हाँ माँ, अरे आप चिंता मत करो, पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे, मेरे अकाउंट में ही तो है, मैं लाकर दे दूँगा आपको। अच्छा ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद धीरज पैसे निकाल कर लाता है और अपनी माँ को देता है। दरअसल सीता देवी अपनी पूरी पेंशन नहीं निकालती थी, वो पेंशन का बहुत सारा हिस्सा अपने अकाउंट में बचा कर रखती थी। वहीं धीरज भी बड़ी चालाकी से अपनी माँ को आधा पैसा ही लाकर देता है। और माँ चिंता मत करना, आपके बाकी पैसे अकाउंट में ही रखे हैं, ठीक है? अच्छा बेटा। इस तरह सीता देवी की पेंशन का आधा हिस्सा धीरज के अकाउंट में आने लगता है और धीरज उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदता है। साथ ही साथ दोनों पति पत्नी कुछ पेंशन के पैसों से खूब मौज मस्ती भी करने लगते हैं। माँ आज आपकी बहू का जन्मदिन है तो हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, वैसे तो बुरा ना माने बेटा, तो मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे बोलो माँ। वो क्या बात है, आजकल तो बहुत खर्च करता है। अरे माँ, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, तो जाहिर सी बात है खर्चा तो करूँगा ही। दरअसल माँ मेरा ना प्रमोशन हो गया है। अच्छा, इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रहा है धीरज? अरे माँ छोड़िए ना, दिमाग से निकल गया, माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे भी आजकल अपनी माँ को कौन ध्यान में रखता है भला। अरे माँ आप ऐसा मत बोलो ना। अच्छा छोड़, जा जल्दी तैयार हो जा। इसके बाद सभी लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। वहीं इसके कुछ दिन बाद, माँ इस बार पेंशन बहुत कम आई है। क्या? पता नहीं माँ, कुछ ना कुछ नियम कानून बदलते रहते हैं, हो सकता है इसी वजह से। अच्छा, और इस तरह अब सीता देवी को अपनी ही पेंशन कम मिलने लगी थी। खैर, इसके कुछ दिन बाद सीता देवी की बहू और बेटा उसे एक आश्रम में ले जाते हैं। ये तो कहाँ ले आया बेटा? माँ वो बात यह है कि हमें आज शाम की फ़्लाइट से लंदन जाना है। दरअसल बॉस ने मुझे 2 ही टिकट दी है, तो मैं आपको साथ नहीं ले जा पाऊँगा, और इसलिए माँ आप तब तक ना इस आश्रम में रहिए, आप चिंता मत करिए, मैंने यहाँ के लोगों से बात कर ली है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बस आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर अपने दिन गुजारिए। हाँ माँ जी, अगर आप घर में अकेली रहेंगी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है ना, आपको पता है ना आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है, बस इसीलिए माँ जी। अच्छा माँ जी, प्रणाम। सदा सुहागन रहो। दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सीता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए चुपचाप ये गम के आंसू पी लेती है। खैर, धीरज और उसकी पत्नी फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन सीता देवी की बेटी उसके घर आती है। अरे विशाल, देखो तो घर में ताला लगा है। जल्दी से माँ जी को फ़ोन करो। हाँ। नीतू अपनी माँ सीता देवी को फ़ोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो वृद्धाश्रम में है। माँ, भैया भाभी कैसे हैं? आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर बाहर घूमने चले गए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। आप चिंता मत करिए माँ, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी अब। हाँ नीतू। करीब 5 दिन बाद जब धीरज अपनी पत्नी के साथ वापस भारत लौटता है। वाह भैया वाह, बेशर्मी की भी हद होती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम दोनों हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो, बस बेवजह हम लोगों को बुरा बनाए जा रहे हो। हाँ, हमने तो माँ जी को आश्रम इसलिए भेजा था ताकि वो वहां पर सेफ रहे, लेकिन आप लोग तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे। इस तरह दोनों पति पत्नी विशाल और नीतू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अरे नीतू ये ले, तू क्या सोचती है, तेरा भाई एक नंबर का बदमाश है, तू नहीं जानती कि तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। ये ले,
ये तेरे लिए ये विदेशी पर्स और सैंडल, और ये लीजिए जमाई साहब आपके लिए ये कपड़े। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? अरे जमाई साहब आपका तो हक बनता है, लीजिए। हाँ हाँ ले लीजिए। और महंगे महंगे कपड़े, जूते और कई सारे गिफ्ट्स लेकर नीतू चुपचाप रह जाती है। लेकिन अजी आप शांत रहिए ना। भैया सही कहते हैं, इन्होंने जो किया होगा अच्छाई के लिए किया होगा। सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं बहना। इस तरह धीरज इस मामले को निपटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीने बाद नीतू को बेटी होती है। बेटा इस बार तो पेंशन ज़्यादा निकालना। हाँ अरे माँ, अब क्या पूरा घर ही उठा कर दोगी उसको? विदेश से इतना सारा गिफ्ट लेकर आया था उसके लिए, वो भी तो देखो। और नहीं तो क्या। अरे बेटा लेकिन वो गिफ्ट तो तूने दिए थे ना, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बेटा उसे। अरे माँ, आपने ही नीतू के ससुराल वालों को अपने सर चढ़ा रखा है। वही तो। अरे माँ जी बड़े लालची किस्म के लोग हैं वो लोग। बस आप नीतू को 2 जोड़ी कपड़े दे देना, बहुत है। दोनों पति पत्नी सीता देवी को पट्टी पढ़ाते हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती। खैर सीता देवी जब अपनी बेटी घर में थी तो क्या बात है समधन जी, आजकल बड़ी कंजूसी दिखाई जा रही है। क्या मतलब समधन जी? अरे वो मैंने कपड़े देखे जो आपने नीतू को दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मंगल बाजार से खरीदा हुआ सस्ता सा कपड़ा है। माफ़ करना। वाह समधन जी, बस माफ़ी मांग ली और हो गया। चलो बढ़िया है, ये नया तरीका है। माफ़ी मांग लो और अपने पैसे बचा लो। अरे अपनी इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। ये जो आपने सूट दिया है ना, ये भी ले जाइए, आपकी बहू के काम आएगा। सासू माँ, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते नीतू। समधन जी दरअसल पैसे नहीं थे। और इस तरह सीता देवी को अपने समधी, समधन, जवाई और बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने छोटे बेटे को कॉल लगाती है जो दूसरे शहर में था। बेटा। अरे माँ क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही है? फिर वो सारी बातें अपने छोटे बेटे पंकज को बताती है। रोइए मत माँ, मैं वहाँ आता हूँ। फिर क्या था, पंकज तुरंत अपनी माँ के पास चला आता है। माँ, हमें तुरंत बैंक जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके बाद पंकज अपनी माँ को लेकर बैंक जाता है और पूरी छानबीन करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसी शाम, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी के सामने मुंह ना खोलूं, तो पेंशन का आधा हिस्सा मुझे भी देना होगा। अरे ठीक है ना छोटे। अब पेंशन का कुछ हिस्सा पंकज को भी जाने लगता है। ए जी, सासू माँ की पेंशन तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके भैया आपको इतना कम पैसा क्यों देते हैं? हाँ, बड़े भैया बहुत चालाकी दिखा रहे हैं ना, अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी चालाकी। अगले दिन, माँ अब जल्दी से इन कागज़ पर साइन कर दीजिए, तब बड़े भैया आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। दरअसल वो सीता देवी की प्रॉपर्टी के कागजात थे। फिर क्या, अब सीता देवी के हाथ से उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद, वाह पंकज वाह, तू तो आस्तीन का सांप निकला। तूने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तेरी इतनी हिम्मत। वाह, देखो तो ये बात बोल भी कौन रहा है, जो खुद मम्मी की पेंशन पर अय्याशियां कर रहा है। अच्छा, हम अय्याशियां कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? अरे आपने तो हमसे भी बड़ा हाथ मारा ना देवर जी। हाँ और क्या, भाई भी तो आपके पति के ही है हम। वैसे भी आप दोनों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों तो पहले से ही निकम्मे थे, ना कभी घर में ध्यान दिया ना कभी माँ जी पर, लेकिन हिस्सा तो इन लोगों को ही चाहिए। अरे आपने क्या उखाड़ लिया, दिन भर बस खाना ही तो बनाती रहती हो। हाँ तो तू तो उतना भी नहीं कर पाती ना। इस तरह इन चारों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। वहीं सीता देवी बाजार से वापस घर आ जाती है और इन सब की सारी बातें बाहर से सुन लेती है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। सीता देवी वहाँ से चली जाती है और सीधे लैंडलाइन से अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी आप बीती सुना देती है। बेटी को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद नीतू अपनी माँ के लिए किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देती है। ये किराए का कमरा उसके ससुराल के पास ही था। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनकी अकल ठिकाने पर लेकर ही आएंगे। हाँ माँ। इसके करीब 15 दिन बाद नीतू और विशाल धीरज के घर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। भैया नमस्ते।
नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे भैया, हम तो आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए थे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे आप दोनों सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। माँ ने हम सबसे एक बात छुपाई थी। आप सबको पता है, माँ के पास 7 बीघा ज़मीन है, वो भी शहर के बीचों बीच। अब आप ही सोचिए उसकी कीमत आज के समय में कितनी होगी। क्या? क्या? तुझे ये सब कैसे पता? अरे हमारी माँ बड़ी चालाक है, उनको तो हम सब पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपा कर रखी थी, ताकि अगर हम लोग कोई बदमाशी करें तो बुढ़ापे में ये ज़मीन ही उनका सहारा बने। और 3 दिन पहले एक रात मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली। वो फ़ोन पर किसी वकील से बात कर रही थी और इसी ज़मीन का जिक्र कर रही थी। अच्छा, हाँ, और मैंने उन ज़मीनों के पेपर्स भी बनवा लिए हैं भैया। आप दोनों जल्दी से साइन कर दीजिए और वो ज़मीन अपने नाम कर लीजिए। नीतू ने तो साइन भी कर दिया है। अब हाँ हाँ लाइए ना। हाँ बिल्कुल। दोनों भाई बिना सोचे समझे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तभी वहाँ पर वकील और सीता देवी आती हैं। वाह मेरे लालची बच्चों, आज तुम्हारी लालच की वजह से मुझे मेरी पेंशन और मेरी ज़मीन दोनों वापस मिल गए। क्या? क्या? हाँ, अरे लालच की भी हद होती है। आपने अपनी विधवा माँ की पेंशन ले ली और आप पंकज भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो माँ जी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसीलिए हमने ये नाटक किया और आप सब फंस गए। मिस्टर पंकज और मिस्टर धीरज, आपको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। अभी के अभी सब निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों और लालची लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी। हाँ माँ, ऐसा मत करिए। सीधे मुँह बात समझ में नहीं आती क्या? निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और कितना जलील हो गए, हाँ? और अब तो मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, निकलो। सभी लोग सीता देवी से बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब सीता देवी पत्थर की बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा जो था। खैर, वो चारों थक हार कर वहाँ से निकल जाते हैं। मारो ये मत, आपकी बेटी आपके साथ हमेशा रहेगी। हाँ माँ जी, और आपका जवाई भी। इसके बाद सीता देवी अपनी बेटी नीतू और अपने जवाई विशाल के साथ खुशी खुशी एक घर में रहने लगती है। रीना 30 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई। उसके घर वाले काफ़ी परेशान हैं और कुछ लोग उसे ताने भी मारते रहते हैं। माँ जब सोफे पे पड़ा हुआ कार्ड देखती है। अरे रीना बेटी, जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। रीना अंदर से बाहर आती है। ज़रा देखो तो माँ, अरे ये तो न्योता है आगरा वाले मामा जी की बेटी की शादी का। अंदर से सीमा अमर का ऑफिस का खाने का डिब्बा लेते हुए आती है। लो, अब तो मामा जी की बेटी की भी शादी तय हो गई। और हमारी मेम साहब को देखो, 30 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक घर पे कमारी बैठी है। अरे कुछ तो शर्म करो। ओफो बहू, तुम भी ना। पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, क्यों उसे तंग कर रही हो? आज नहीं तो कल रीना बिटिया की शादी तय हो ही जाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ पापा जी, लेकिन मैडम को कोई लड़का पसंद आए तो ना। देखो, मेरे एक दोस्त ने एक रिश्ता लाया है। लड़का अच्छा है, टीचर है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, घर वर भी अच्छा है। वो लोग शुक्रवार को रीना बिटिया को देखने आ रहे हैं। ये तो सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी। बहू, अमर ऑफिस के लिए तैयार हो गया, ज़रा उसे बुला दे, उसे भी बता दूँ ये बात। जी माँ जी, बस वो आ ही रहे। देखिए उनका डब्बा भी पैक कर दिया मैंने। इतने में अमर आता है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह चाय पे चर्चा हो रही है क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है बेटा, इस शुक्रवार रीना बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये तो काफ़ी अच्छी खबर है। मुझे लगा कहीं छोटे ने कुछ कर दिया इसीलिए इतना बवाल हो रहा है। अरे नहीं बेटा, अमित तो सब्जी लाने गया है, आता ही होगा। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ काम पे। चलो, अच्छा है, रीना की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शुक्रवार का दिन आ जाता है, सब लोग तैयारी में लगे हैं। बेटा अमित, वो जो नमकीन तूने लाए थे वो कहाँ रखे हैं? माँ, वो भाभी के पास रख दिए हैं। पिताजी, आपने लड़के वालों से बात कर ली? कहाँ पहुँचे वो? अरे बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। रीना की माँ, रीना तैयार हुई कि नहीं? अरे होगी, तैयार ही बैठी है। लड़की वाले आ जाते हैं। अमर सबका स्वागत करता है। लड़की अच्छे घर का लगता है, लेकिन उसके बाल कम है। लड़की के साथ उसके माता पिता भी हैं। आइए आइए बैठिए। अमर सबकी पहचान करवाता है।
यह है मेरे पिता श्री हरिराम त्रिपाठी, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरी पत्नी सीमा और ये मेरा छोटा भाई अमित। सब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अमित तो लड़के के माता पिता के पैर भी छूता है। सदा सुखी रहो बेटा, काफ़ी संस्कारी माहौल है घर का, हमें ऐसे ही घर से रिश्ता करना है। बहू ज़रा रीना को तो बाहर लाना। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। रीना हाथ में नमकीन की थाली लिए बाहर आती है। बैठो बेटा। त्रिपाठी जी, हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक बार अकेले में भी बात कर ले तो अच्छा होगा। जी ज़रूर, हम आपसे सहमत हैं। अमित बेटा, ज़रा रीना दीदी और इन्हें भीतर वाले कमरे में ले जाओ। जी पिताजी। अमित दोनों को भीतर वाले कमरे में लेकर जाता है। अच्छा त्रिपाठी जी, हम चलते हैं, आगे की बात फ़ोन पर कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। लड़के वाले निकल जाते हैं। कैसा लगा लड़का दीदी, कैसा लगा? अरे उसने अंदर बात क्या की? कुछ खास नहीं, यही मैं कभी कभी थोड़ी सी दोस्तों के साथ पी लेता हूँ। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? ऐसी बातें। अरे लेकिन तुम्हें लड़का कैसा लगा? मुझे तो ठीक ही लगा। हाँ भाई, मुझे भी ठीक ही लगा। अच्छा है, लेकिन मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ लेकिन ज़रूर निकालेगी, इतने तो अच्छे लोग थे। अरे मुझे लड़का पसंद नहीं आया, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। इससे शादी नहीं करूँगी, उससे शादी नहीं करूँगी, तो शादी करेगी किससे? 1000 लड़के देख चुकी है अब तक, पर एक भी पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है भाभी, पिछली बार जिस लड़के को देखा था वो दीदी को पसंद आया था, लेकिन उसके साथ कुंडली मैच नहीं हुई। अब इसमें दीदी की क्या गलती है? अरे तू चुप कर, तूने और पापा जी ने ही इसे चढ़ा कर रखा है। 30 साल की उम्र हो गई है इसकी, अभी तो कुछ दिन में तेरी शादी की उम्र हो जाएगी। सही कह रही है सीमा। माँ दुखी होकर अपना सर नीचे झुका लेती है। रीना से मिलने उसकी बचपन की सहेली कुसुम उसके घर आती है। कुसुम की शादी हो चुकी है और उसे एक 4 साल की बच्ची भी है। रीना और कुसुम उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बता रीना, क्या चल रहा है? किसी नई जगह पर बात हुई क्या? नहीं ना कुसुम, अब मैं थक चुकी हूँ, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कितने साल हुए, कब से ढूंढ रहे हैं हम। समझ सकती हूँ रीना, लेकिन तू भी ना अभी ज़्यादा चुनियो मत। ज़िंदगी में कभी कभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ज़िंदगी हमेशा सर्वगुण संपन्न नहीं होती, हमें उसे सर्वगुण संपन्न बनाना होता है। जानती हूँ कुसुम, ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ रीना, मैं जानती हूँ, शादी ब्याह मतलब किस्मत का ही खेल होता है। अभी मुझे ही देख ले, मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई जिसके साथ मैं बचपन में गुड्डा गुड्डी खेलती थी। तब किसे पता था कि आगे जाके इसी से मेरी शादी होगी। लेकिन आज देख 6 साल हो गए मेरी शादी को, और एक 4 साल की बेटी भी है। बहुत अच्छे आदमी है वो, दिखने में हीरो टाइप नहीं है, लेकिन मन के बहुत साफ है। जानती हूँ मैं जीजा जी को, बहुत अच्छे इंसान है और तुम्हारा काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। क्या मतलब? अभी देख, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं पसंद नहीं आती, जो मुझे पसंद करता है वो कभी मुझे पसंद नहीं आता, और अगर हम दोनों की पसंद मिल गई तो कुंडली मैच नहीं होती। अरे लेकिन तुम्हें नापसंद कोई क्यों करेगा? तुम दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे परिवार से हो, तो दिक्कत क्या है? कभी कभी अच्छे परिवार से होना भी दिक्कत होती है कुसुम। अरे मैं समझी नहीं। लोगों को लगता है कि ये अच्छे घर से है तो शायद घर के काम नहीं करेगी, ये सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, अपना खुद का अलग से संसार बसाएगी, परिवार को तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है। लेकिन कभी कभी ये बात लोगों को समझ भी नहीं आती। सही कहा तुमने रीना। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। कौन लड़की 30 साल तक कंवारी रहना चाहती है? रीना की माँ सोफे पर परेशान बैठी थी। उतने में भूरी चाची आती है। भूरी चाची त्रिपाठी परिवार की पड़ोसन है, उम्र में बड़ी है और हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देती है। लता, कैसी हो? अकेली क्यों बैठी हो? अरे भूरी चाची, आओ आओ, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। परेशान लग रही हो। हाँ चाची, क्या करूँ, रीना की शादी की वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। 30 साल की हो गई, रिश्ता तय ही नहीं हो रहा इसका। शुक्रवार को लड़के वाले आए थे ना, क्या हुआ उनका? रीना को लड़का पसंद नहीं आया, अब क्या ज़बरदस्ती शादी कराए इसकी। बचपन से इतने लाड़ प्यार से पाला है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तू एक काम कर, मेरे पहचान के एक अच्छे से ज्योतिषी हैं, हम रीना की कुंडली उन्हें दिखाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए।
कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई। चाची, आप हमेशा सबको अच्छी ही सलाह देती हैं, भला आपकी बात कौन टाले। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें कल दोपहर में घर बुला लीजिए। ठीक है बेटा, मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। अगले दिन सुबह रीना भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। मेरी शादी में जो अड़चन आ रही है उसे दूर करो। मेरे माता पिता कितने परेशान रहते हैं, कृपा करना भगवंत। दूसरे दिन भूरी चाची पंडित जी के साथ आती हैं। अरे ओ लता, कहाँ हो? आई आई भूरी चाची। लता अंदर से हॉल में आती है। प्रणाम भूरी चाची। जीते रहो, यही वो पंडित जी है जिनके बारे में मैंने कहा था ना। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। आइए बैठिए। बहू, भूरी चाची और पंडित जी के लिए चाय लेकर आओ। जरा लड़की की कुंडली बताइए। बहू, वो टेबल पर रखिए ना, वो कुंडली देना। शादी की चर्चा इनकी और काम पे हमें लगा रहे हैं। अरे क्यों, तुम नहीं चाहती रीना की शादी हो? अरे चाहती हूँ, इसीलिए तो सब काम कर रही हूँ। तो ले आओ ना कुंडली। सीमा कुंडली लेकर पंडित जी को देती है। पंडित जी काफ़ी गौर से कुंडली को देखते हैं, फिर अपने बैग में से ज्योतिषी की छोटी किताबें निकालते हैं। दोनों कुंडली और किताब में बार बार देखते हैं। फिर बैग में से एक नोटबुक निकालते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं। वो 3-4 नोटबुक में कुछ लिखते हैं। लता भी परेशान होकर उन्हें देखती रहती है। फिर पंडित जी किसी चीज़ का हिसाब करते हैं, वापस नोटबुक में कुछ लिखते हैं। हो गया। क्या हुआ पंडित जी? हल मिल गया। उतने में रीना कमरे से बाहर आती है। नमस्ते भूरी चाची, कैसी हैं आप? जीती रहे बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, ये पंडित जी कौन है? बेटा, ये भूरी चाची की पहचान की पंडित जी हैं। तुम्हारी कुंडली देखने के लिए आए हैं। पैर छुओ इनके। रीना उनके पैर छूती है। देखा तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें हमारी कुछ पड़ी नहीं। बहू, सब देख रहे हैं ना? कुंडली काफी अच्छी है, कन्या बहुत भाग्यशाली है, बहुत संस्कारी भी है। लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन शादी का योग भाग्य में थोड़ी देर से है। शादी तो इसकी 30 साल के बाद ही होगी। लेकिन पंडित जी, ये अभी 30 साल की हो चुकी है। हम इतने सालों से रिश्ते देख रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ अब तक। जानता हूँ, यहाँ कुंडली में देख रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, शादी जब होनी है, जिसके साथ होनी है तभी और उसी के साथ होती है। शादी के जोड़े तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो बस कुंडली मिलाकर लोगों को मिलाते हैं। और जहाँ तक इसकी शादी का सवाल है, इसकी शादी अगले 3 महीने में हो जाएगी। अरे वाह वाह, ये तो काफ़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। बस एक पूजा लिख कर दे रहा हूँ, वो करवा लीजिए, और शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। रविवार का दिन सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं। बेटा अमर, रीना के पिताजी आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। हाँ बोलो रीना की माँ, क्या बात करनी है? परसों बुरी चाची की पहचान के एक पंडित जी को घर बुलवा के मैंने रीना की कुंडली उन्हें दिखाई। उन्होंने रीना की शादी के लिए एक पूजा करने को कहा है। माँ, इन सब से क्या होगा? दिक्कत रीना को है, उसे ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। पूजा पाठ कराने से क्या होगा? रीना बेचारी सोफे में बैठकर दुखी होते हुए सुनती रहती है। सही कह रहे हैं आप, इसको कितने लड़के दिखाए, कोई पसंद ही नहीं आता। ऐसा नहीं है बहू, जो पसंद आए थे उनसे कुंडली नहीं मिली। हो सकता है पंडित जी ने कोई उपाय सुझाया हो। मुझे तो लगता है इसमें रीना का ही दोष है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना देती है। इसकी सारी सहेलियों की तो शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। पिताजी ठीक कह रहे हैं, हम करवा लेते हैं पूजा। अमर बेटा, अब तुम भी मान जाओ। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं पूजा। तो पूजा इसी हफ्ते करनी होगी। पता है ना, अगले हफ्ते मामा जी की बेटी की शादी में जाना है। हाँ कर देंगे। बेटा अमित, पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी पिताजी। रविवार के दिन घर में पूजा हो रही है। परिवार के सभी सदस्य पूजा में बैठे हैं। पंडित जी हवन कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी बेटी का रिश्ता जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में हो जाए, बस यही मनोकामना है। हम पर कृपा करना भगवंत। मामा जी की बेटी की शादी में जाने का दिन आ गया। घर के सभी सदस्य तैयारी करके हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे अमित बेटा, वो गाड़ी वाला आया कि नहीं? निकलने का टाइम हो गया है। हाँ पिताजी, मेरी अभी उससे बात हुई, वो बस 10 मिनट में पहुंच रहा है।
रीना की माँ, रीना बिटिया कहाँ है? बस आ रही है जी वो। रीना तैयार होकर हॉल में आती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वाह रीना बिटिया, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ दीदी, तुम तो एकदम दुल्हन की तरह लग रही हो। अमर और सीमा हॉल में आते हैं। चलो चलो निकलते हैं सब लोग। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। मामा जी की बेटी की शादी चल रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। रीना भी फूल डाल रही है। एक माता जी जो रीना की माँ के बाजू में खड़ी है, वो रीना की तरफ इशारा करते हुए रीना की माँ से पूछती है, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है रीना। इसकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं जी, हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या उम्र होगी इसकी? अभी 30 साल की होगी। कितने सालों से अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं पर अभी तक मिल नहीं पाया। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है बहन जी। मेरी बहन का बेटा है, उसके लिए भी हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा। 33 साल का है, लेकिन लड़का है बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ा लिखा भी, अच्छा कमाता भी है। आप कहे तो बात करूं उसके परिवार से? जी ज़रूर, हम तो कोशिश करेंगे ही। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। भगवान आपके मुंह में घी शक्कर डाले माता जी। आप अपना नंबर दीजिए, हम आगे की बात फ़ोन पर करते हैं। जी ज़रूर। लता घर पर है और जो माताजी उसे शादी में मिली थी उनको फ़ोन करती है। नमस्ते माता जी, पहचाना? लता बात कर रही हूँ, हम शादी में मिले थे। अरे हाँ लता, मैंने मेरी बहन से बात की तुम्हारी बेटी के बारे में। उन्होंने कहा कि अगले रविवार को वो लोग लड़की देखने के लिए आ सकते हैं। तुम अपने घर वालों से पूछकर मुझे बता देना, ताकि फिर मैं आगे उन्हें बता सकूं। जी ज़रूर माता जी। शाम का समय है, सब लोग घर पर है। तभी लता उस लड़की के बारे में बात करती है। सुनिए सब लोग, मामा जी की लड़की की शादी में मेरी मुलाकात एक माता जी से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का लड़का है जिसके लिए वो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। उसे भी काफ़ी साल से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी रीना और उस लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी। रीना लता की ओर देखती है। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने तो कहा था मामा जी की शादी में रीना दीदी एकदम दुल्हन लग रही थी। अरे सासू माँ, लेकिन रीना को लड़का पसंद आए तो ना। मुझे तो लगता है इस लड़के को भी रीना मना कर देगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है, क्या करता है? लड़का अच्छे घर से है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। तो लड़की देखने कब आने वाले हैं वो? अगले रविवार को। सब लोग घर पे रहना। हमेशा का है सासू माँ, हम अपने काम धाम छोड़ के राजकुमारी के लिए तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही होने वाला है। बहू तुम बस तैयारियां करो, बाकी आगे देखा जाएगा। जी पापा जी। रविवार का दिन आता है। लड़के वाले रीना को देखने आते हैं, साथ में माता जी भी हैं। लड़का दिखने में काफ़ी सुशील और संस्कारी भी है। जी हमें तो लड़की पसंद है। हमारी रीना को भी ये रिश्ता पसंद है और कुंडली भी मिल रही है, तो बात पक्की समझे? बात पक्की। रीना और सुनील की शादी होती है। रीना और सुनील पंडित जी के पैर पड़ते हैं। जुग जुग जियो, मैंने कहा था ना, जब शादी होनी होती है तब ही होती है। खुश रहो बच्चों। जहाँ इस जमाने में बहुएं अपनी एक ननद से भी परेशान हो जाती है, वहीं काजल की सगी 6 ननदें हैं, वो भी एक से बढ़कर एक, जिन्हें लगता है कि मायके में आने का मतलब है सब कुछ हाथ में मिलना, हुक्म चलाना और अपनी फरमाइशें पूरी करवाना। सारी ननदें एक साथ एक दिन जब कमरे में बैठी थी। भाभी, आपने अभी तक मेरे लिए नूडल्स बनाए या नहीं? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। और मेरे हलवे का क्या हुआ? भाभी हलवे के साथ पूरी भी बना दीजिएगा प्लीज़। अरे मैंने इतनी देर से चाय कही थी, वो अभी तक नहीं आई। मुझे तो अभी तक पानी भी नहीं मिला। तभी आकाश ट्रे में सारी चीज़ें लेकर आता है। ये लो तुम्हारे नूडल्स, तुम्हारी चाय, ये रहा तुम्हारा हलवा, पूरी और तुम्हारे लिए पानी। अरे भैया, आप क्यों कर रहे हैं काम? भाभी ले आती अपने आप। मैं तो बस यहाँ तक ले आया हूँ, बनाया तो सब उसी ने है। वो अकेली क्या क्या करेगी? ओहो, देखो तो ज़रा, बीवी की कितनी चिंता हो रही है इन्हें। अभी से उनके पीछे लट्टू हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है,
तुम सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है और बनाने वाली काजल एक, वो भी तो थक जाती है। हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं भैया। अब मायके में आराम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं तो बता दीजिए, हम नहीं आएंगे। तभी पीछे से काजल आती है। अरे अरे, इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था लीना दीदी। ये तो बस कह रहे थे कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बस। देखिए भाभी, हम सब यहाँ आराम करने आते हैं, अब यहाँ आके भी काम ही करना है, तो फिर हम यहाँ आए क्यों? काजल की ननदों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काजल के ऊपर एक साथ कितना बोझ आ जाता है। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है और खुद भाई के समझाने पर भी इन पर कोई असर नहीं होता। ये तो बस अपनी फरमाइशें पूरी करने में और अपने घूमने फिरने में मगन है। भाभी, हम सिर्फ बाहर जा रहे हैं घूमने, हम रात को आएंगे सब घूम के फिल्म देख के। तब तक आप मेरे कुछ कपड़े हैं प्लीज़ धो दीजिएगा, और आज ना मुझे पकोड़े खाने का बड़ा मन है, तो प्लीज़ बना दीजिएगा रात को। ठीक है। भाभी, ये मेरे नए कपड़े हैं, इन्हें हल्के हाथों से अलग से धोइएगा। देखना इन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए प्लीज़। भाभी, आज मेरा उपवास है तो मेरे लिए फलाहार बना दीजिएगा, मैं वही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे मैं तो डाइट पर हूँ, मैं ये तले हुए पकौड़े नहीं खाने वाली। आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा, मैं तो वही खाऊंगी। और मैं तो रोटी के बिना खाना ही नहीं खाती, तो रोटी बना दीजिएगा, सिर्फ चावल मत बनाइएगा। इतना सब बनाना है, कपड़े भी धोने हैं सबके, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊँगी। अगर आप में से कोई एक मेरी मदद के लिए यहाँ रुक जाता तो अच्छा होता। अरे भाभी, अब हम मायके में घूमेंगे कि आपके साथ काम करेंगे? आपको तो बस बहाने चाहिए काम ना करने के। भाभियाँ तो अपनी ननदों पे जान छिड़कती हैं, और एक आप है जब देखो हमें काम करने के लिए कहती रहती हैं। और नहीं तो क्या, अब हमें देर हो रही है, आप आराम से काम करिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हम चलते हैं। अरे चलो ना, सब देर हो रही है। काजल को सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। उससे सबके इतने सारे कपड़े भी धोए, सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना भी बनाया, पर रात को वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना कि चल भी नहीं पा रही थी। और जब आकाश घर आया तो उसने काजल को इस हालत में देखा और वो परेशान हो गया। काजल, तुम्हारे पैर तो बहुत सूज गए हैं, तुम बैठो आराम करो प्लीज़। हाँ, आज बहुत काम था, इतने सारे कपड़े धोने थे, सबका खाना बनाना, इसलिए इतना सारा काम करके ऐसा हो गया। पर अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं यहाँ सब देख लूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सब कुछ बना तो दिया है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। भारती दीदी रोटी के बिना खाना नहीं खाती ना, इसलिए। आज एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, मैंने कहा ना तुम जाकर आराम करो। वाह भैया वाह, आपकी बहन भूखी रहे ये आपको मंजूर है, पर आपकी बीवी ने थोड़ा सा काम क्या कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा काम? तुम ये सब देख रही हो कितना सब बनाया है काजल ने, इतने सारे कपड़े धोए, उसके पैर देखो कितने सूज गए हैं। तुम सब आराम से बाहर घूम रही थी और वो पूरा दिन यहाँ काम कर रही थी, उसके बाद भी तुम सबको एहसास नहीं है अपनी गलती का। ऊपर से मुझे कह रही हो कि मैं काजल को सपोर्ट ना करूँ। हाँ, अब तो आप अपनी पति को ही सपोर्ट करेंगे, आपकी बहन आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैं तो बस भी करो, चुप हो जाओ सब लोग, मैं बना देती हूँ रोटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। काजल ने झगड़े को ना बढ़ाते हुए सूजे हुए पैरों के साथ ही रोटियां बना दी, पर दूसरी सुबह उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, वो उठ ही नहीं पाई। इसलिए आकाश ने उसे दवाई दी और कुछ देर आराम करने के बाद जब वो उठी तो उसने देखा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसकी ननदों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, कहीं चाय के कप पड़े हुए थे तो कहीं तौलिया। ये सब देखकर उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैं थोड़ी देर सो क्या गई, आपने क्या हाल बना दिया। हाँ, कम से कम अपना सामान तो उठा ही सकती है ना आप, वो भी मुझे ही करना होगा क्या? ये आप ही का तो काम है, हम क्यों करें? आप ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हैं। यहाँ तक कि आपने तो चाय का कप तक नहीं उठाया यहाँ से। मायके का मतलब ये नहीं कि आप मुझे नौकरानी समझे, मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे नीचा दिखाती रहे। ये आप कैसी बात कर रही हैं हम सबसे? आपको पता नहीं ननदों से कैसे बात करनी चाहिए? मुझे तो पता है, पर शायद आप नहीं जानती कि भाभी को कैसे प्यार किया जाता है।
अब बहुत हो गया, अब मैं और ये नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। काजल के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। पर आकाश को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी बहनों की वजह से उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। इसलिए उसने सोचा कि अब तो उसे बात करनी ही पड़ेगी अपनी बहनों से। आ गए आप भैया, देख लीजिए क्या किया है आपकी बीवी ने, घर छोड़कर चली गई है। ऐसा भी कोई करता है भला? नहीं तो क्या, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, वो तो ऐसे जताने लगी कि हम उनके ऊपर जैसे कोई अत्याचार कर रही हो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये सब तुम्हें शायद कभी नहीं बताऊँगा, पर अब बताना ज़रूरी हो गया है। तुम सब जानती नहीं शायद, लेकिन जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तब हर कोई बस इसीलिए मुझसे शादी के लिए मना कर देता था क्योंकि मेरी 6 बहनें हैं। क्योंकि कोई भी लड़की 6 नंदों वाले घर में जाना नहीं चाहती। पर जब मैं काजल से मिला तब उसने कहा कि बहनें तो बहनें होती हैं, 1 हो या 6। आप तो लकी है कि आपकी 6 बहनें हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है शादी करने में, मैं उन सबको खुशी खुशी अपना लूँगी। और तुम सब ने उसके साथ क्या किया? उसे सच में ये एहसास करा दिया कि 6 नंदों वाले घर में सच में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आकाश की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम सब बहुत शर्मिंदा है। हाँ भैया, हम भाभी से माफ़ी मांगकर उन्हें घर वापस ले आएंगे। और फिर सबने ऐसा ही किया। काजल की ननदें उसे मनाकर वापस घर ले आई और अब तो वो सब मिलजुल कर काम भी करती और गप्पे भी मारती और सब साथ में ही बाहर मज़े करने जाती। तो आप बताइए ज़रा, आपकी कितनी ननदें हैं?